गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं मुरली मीणा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मुरली सर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपन आपको थोड़ा डिस्कस करेंगे राजस्थान के हिस्ट्री के बारे में कि राजस्थान की हिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक्स पर अपन को काम करना चाहिए, किस किस टॉपिक्स को अपन को पढ़ना चाहिए जो एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि स्टूडेंट के सामने दिक्कत ये रहती है कि वो किताबें तो बहुत सारी ले आता है, क्योंकि मार्केट में भरमार मिलती हैं किताबों की। आप किसी भी यूट्यूब चैनल पर जाएंगे तो आपको क्लियरली नहीं बता पाते हैं कि आपको क्या पढ़ना है, कौन से टॉपिक्स को पढ़ना है, कौन से टॉपिक्स को छोड़ना है। तो इस समस्या का समाधान करने के लिए मैंने हिस्ट्री के पूरे टॉपिक्स को कंसाइज करके इनमें से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपके लिए एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं उनको आपके सामने रखने का प्रयास करूँगा इस क्लास में, ताकि अपन को परीक्षा में किसी भी तरीके की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े। अब उसके लिए आप सबसे पहले अच्छी चीज़ ये है कि आप एक अच्छी बुक पढ़ें जिससे आपका हिस्ट्री का बेसिक क्लियर हो। तो उसके लिए आप कोशिश ये करें कि एक 9वीं और 10वीं राजस्थान बोर्ड में बुक आती है, राजस्थान बोर्ड की 9th व 10th की राजस्थान अध्ययन की बुक आती है। इस बुक को आप स्टार्टिंग हिस्ट्री पढ़ने से पहले शुरुआत में आप इसको पढ़ लें और 2-3 बार इसको रिवाइज कर लें, ताकि आपका एक बेसिक आइडिया मजबूत हो जाए 9वीं और 10वीं किताब से। उसके बाद में अपन किताब की तरफ आगे बढ़ें। तो किताब की तरफ आगे बढ़ें आप, तो उसके लिए सबसे अच्छी बुक इस समय है पवन भंवरिया, एक सर है, इन सर की बुक आती है हिस्ट्री की, वो काफ़ी अच्छी बुक आती है एक तो। दूसरी बुक अगर आप पढ़ना चाहें तो वो पढ़ सकते हैं आप, जैसे लक्ष्य वगैरह ऐसी गाइड्स पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अपन राइटर की बुक पढ़ेंगे ना तो ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन रहेगा अपने लिए। तो फिर भी अगर इनके अलावा कोई दूसरी बुक, जैसे वो अपने एक फर्स्ट ग्रेड के लेक्चरर, कॉलेज लेक्चरर है, वो सर पढ़ाते हैं, हिस्ट्री के काफ़ी अच्छे राइटर हैं वो, उनकी बुक भी आप पढ़ सकते हैं। लेकिन ज़्यादा बेस्ट है कि आप स्टार्टिंग में इनसे पढ़ें। पवन भंवरिया को पढ़ लेंगे तो मेरे हिसाब से आपका एक अच्छा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा उस चीज़ में। और बाकी फिर मार्केट में तो काफ़ी सारी चीज़ें आती है, तो आप देख लेना अपने हिसाब से। फ़िलहाल खैर मैं भी इस पर बुक लिख रहा हूँ राजस्थान हिस्ट्री पर, अभी ज़्यादा तैयार नहीं हुई है, हो जाएगी तब आपको बता देंगे उसके बारे में। तो अपन चलते हैं अपने सब्जेक्ट की तरफ कि अपन को राजस्थान की हिस्ट्री किस तरीके से तैयार करनी है। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि एक स्टूडेंट को एग्ज़ाम के लिए तैयार होने के लिए बहुत सारी चीज़ों के पीछे भागना पड़े, और अगर अपन एक ही चीज़ को एक ही जगह से बार बार रिवाइज करके पढ़ रहे हैं ना, तो उसका अपन को फ़ायदा ही मिलेगा कि एग्ज़ाम में अपन को अपना दिमाग डाइवर्ट नहीं होगा। नहीं तो अपन एक से ज़्यादा किताबें पढ़ते हैं तो फिर अपने दिमाग में 17 तरीके के विचार आते हैं, और उन विचारों के चलते अपन किसी क्वेश्चन के आंसर तक नहीं पहुँच पाते हैं। तो चले शुरू करते हैं अपन राजस्थान हिस्ट्री की शुरुआत जब अगर करें तो उसके लिए पहला टॉपिक है अपन को, जो मैं आपको टॉपिक्स बताऊँगा इसमें, उनकी मैं क्लासेस बनाऊँगा ऑनलाइन यूट्यूब पर ही। तो अगर आप अभी तक हमसे नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल का नाम है मुरली सर, उस पर जाकर के आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको सारी क्लासेस उस पर मिल जाएंगी। और यहाँ पर स्टार्टिंग राजस्थान हिस्ट्री से कर रहे हैं, इंडियन हिस्ट्री भी पढ़ाएंगे, उसके अलावा पॉलिटी भी पढ़ाएंगे, जनरल इंग्लिश भी पढ़ाएंगे, ग्रामर भी, हिंदी ग्रामर भी पढ़ाएंगे। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो बेसिक्स एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं वो आपके लगभग इसके बाहर नहीं जाएंगे। मैथ, रीजनिंग वगैरह सब चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेगी इस चैनल पर। तो अपने को पहला टॉपिक जो तैयार करना होता है वो है राजस्थान का जानने के स्रोत, जो इतिहास है उसको जानने के स्रोत। अब इतिहास को जानने के स्रोत जो भी है उनको अपन पढ़ेंगे तो उसके अंदर अभिलेख भी आ जाएंगे, सिक्के भी आ जाएंगे, उसके अलावा स्तंभ लेख आ जाएंगे, ताम्रपत्र आ जाएंगे, स्थापत्य कला आ जाएगी, चित्रकला आ जाएगी, मूर्ति कला आ जाएगी, और पुरावशेष जितने भी टाइप के होते हैं वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो इसको आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें, क्योंकि मैक्सिमम एग्जाम्स में इसी टॉपिक में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इस टॉपिक के क्वेश्चन गलत होने की संभावना ज़्यादा इसलिए रहती है क्योंकि इसको स्टूडेंट वेटेज नहीं देता है। स्टूडेंट वेटेज देते हैं राजवंशों को, जबकि राजवंशों में से क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं। तो वही क्वेश्चन बार बार रिपीट होकर आते हैं अपने सामने। जैसे किसी इंपॉर्टेंट युद्ध के बारे में पूछ लिया जाएगा, सेनापति के बारे में पूछ लिया जाएगा, तो इस टाइप के क्वेश्चंस गलत होने की संभावना नहीं रहती है, क्योंकि कंसेप्ट के अंदर जाकर उसके बारे में नहीं पूछा जाता है। जबकि यहाँ पर से सीधे डिट्टो क्वेश्चन आता है और उसको एज इट इज़ उठा करके पूछ लिया जाता है। किसी ताम्रपत्र के बारे में पूछ लिया, किसी अभिलेख के बारे में पूछ लिया,
किसी शिलालेख के बारे में पूछ लिया। तो अपन को सबसे अच्छी चीज़ है कि इस टॉपिक को अपन अच्छे से तैयार करें, इतिहास को जानने के स्रोत क्या क्या है, और उसको काफ़ी गहराई से पढ़ें, क्योंकि जब अपन उसको गहराई से पढ़ लेंगे तो अपने दिमाग में सारे कन्फ्यूजन उसके संबंधित क्लियर हो जाएंगे और परीक्षा में गलती होने की संभावना अपनी खत्म हो जाएगी। दूसरा अपन टॉपिक जो पढ़ेंगे वो है राजस्थान के प्रागैतिहासिक स्थल। प्रागैतिहासिक स्थलों के अंदर जितने भी सभ्यताएं वगैरह हैं वो सारी चीज़ें अपन पढ़ेंगे, ताकि अपन को सभ्यताओं से संबंधित क्वेश्चंस में गलत होने की संभावना खत्म हो जाए। उसके बाद में अपन चलेंगे प्रमुख राजवंशों में, और राजवंशों में देखो पढ़ने तो सारे ही हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जिनमें से पूछे जाते हैं उन्हीं को अपन ज़्यादा वेटेज देंगे। अपन नंबर 1 पर पढ़ेंगे चौहान वंश, और चौहान वंश में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो या तो अजमेर के चौहानों से पूछे जाते हैं या रणथंभौर के चौहानों से पूछे जाते हैं। बाकी नीचे जैसे नाडोल पाली के चौहान है, कोटा के चौहान है, बूंदी के चौहान है, झालावाड़ के चौहान है, सिरोही के चौहान है, जालौर के चौहान है, तो इनमें से बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन चीज़ों के बजाय आपको फोकस करना है इन 2 पर, अजमेर और रणथंभौर के चौहान पर। तो इन 2 चौहान वंशों के बारे में जान करके, इनकी डिटेल को पढ़ करके अपन चौहान वंश के बारे में काफ़ी अच्छे तरीके से अपने बेस को मजबूत कर सकते हैं, और क्वेश्चन इनमें से पूछे जाते हैं ज़्यादातर एग्जाम में। तो चौहान वंश के अंदर पढ़ेंगे अपन अजमेर के चौहान, रणथंभौर के चौहान, नाडोल जो पाली के अंदर है वहाँ के चौहान के बारे में, कोटा के चौहान, बूंदी के चौहान, झालावाड़ के चौहान, सिरोही के चौहान और जालौर के चौहान, इन सब के बारे में अपन पढ़ेंगे। अब आगे बढ़ते हैं सिलेबस के अगले पॉइंट की तरफ। अब इसमें अपन दूसरे नंबर पर जो वंश लेंगे राजवंश, वो है परमार वंश। और परमार वंश के अंदर अपन 2 वंशों को इंपॉर्टेंट देंगे। वैसे तो 3 है, लेकिन इसमें से ज़्यादा पूछे जाते हैं क्वेश्चन आबू से और मालवा के परमार से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन दोनों पर आपको ज़्यादा वेटेज देना है। वागड़ के परमारों में से क्वेश्चन लगभग ना के बराबर पूछे जाते हैं, कभी कभार पूछ लिया गया हो तो पूछा जा सकता है, बाकी इनमें से क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं। इसलिए परमार वंश में सिर्फ आबू और मालवा के परमारों को अपन अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद में अपन को तीसरा वंश जो पढ़ना है वो है राठौड़ वंश, और राठौड़ वंश में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं बीकानेर के राठौड़ और मारवाड़ के राठौड़ जो जोधपुर है वहाँ के राठौड़ों से पूछे जाते हैं। तो इन चीज़ों को भी अपन को अच्छे तरीके से तैयार करना है, ताकि बीकानेर के राठौड़ भी अपन अच्छे से मजबूत कर ले, और जोधपुर के जो मारवाड़ के राठौड़ है उनको भी अच्छे से पढ़ ले। फिर तीसरा आता है किशनगढ़ की राठौड़, तो इसमें से क्वेश्चन लगभग ना के बराबर है, यूँ मान के चले। तो आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट देना है, इन दोनों टॉपिक्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, और इसको अपन को नेग्लेक्ट करना है एक तरीके से, इसको ज़्यादा वेटेज नहीं देना है। अब अपन और आगे बढ़ते हैं। दरअसल ये जो सिलेबस है सभी एग्जाम्स के लिए कॉमन बता रहा हूँ मैं, ताकि आपको पढ़ने के लिए इधर उधर नहीं भागना पड़े। प्रतिहार वंश पढ़ेंगे अपन, तो इसमें मंडौर के प्रतिहार है, तो इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ज़्यादा लंबा वंश नहीं है ये। उसके बाद में कछवा वंश, तो कछवा वंश में सिर्फ आपको आमेर के कछवा वंश पर ही फोकस करना है। अलवर के कछवा वंश के बारे में आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आमेर के कछवा वंश से पूछे जाते हैं। तो आमेर का कछवा वंश काफ़ी बड़ा है, विस्तृत है, इसके बारे में अपन को जानकारी लेनी है। अब उसके बाद में लास्ट अपना जो इम्पोर्टेंट वंश है वो है गुहिल वंश, जिसको सिसोदिया वंश 2 नाम है इनके। तो इसमें अपन को पढ़ना है सिर्फ मेवाड़, ज़्यादातर क्वेश्चन इसी में से पूछे जाते हैं मैक्सिमम एग्जाम्स में। वैसे इसमें डूंगरपुर पढ़ेंगे, बांसवाड़ा पढ़ेंगे, शाहपुरा पढ़ेंगे और प्रतापगढ़ भी पढ़ेंगे, लेकिन ज़्यादा ध्यान देना है सिर्फ अपन को मेवाड़ पर। इनको अपन को क्या है ज़्यादा अंदरूनी तरीके से नहीं लेना है, मतलब गहराई में नहीं जाना है, बाकी सरसरी निगाह से अपन को इनको देख लेना है। मेवाड़ को अपन को अच्छे तरीके से पढ़ना है। उसके बाद में बढ़ते हैं अपन अगले टॉपिक्स की तरफ, क्या क्या चीज़ें अपन को अब पढ़नी है, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इन टॉपिक्स में से पूछे जाते हैं। आजकल प्रश्न पूछने का ट्रेंड इस टॉपिक पर ज़्यादा है, मध्यकालीन राजस्थान में प्रशासनिक एवं राजस्व व्यवस्था, कि मध्यकाल जो राजस्थान में रहा इतिहास के अंदर, उस समय की प्रशासनिक व्यवस्थाएं कैसी थी और राजस्व व्यवस्थाएं कैसी थी। क्योंकि अपन राजा महाराजाओं के चक्कर में और युद्ध क्रांतियों के चक्कर में, प्रजामंडलों के चक्कर में इस टॉपिक को भूल जा रहे हैं, और ज़्यादातर क्वेश्चन अब क्या करने लग गया हो, इसमें से पूछने लग गया। जैसे अगर आप आरएस का एग्जाम देखेंगे तो आरएस के एग्जाम में हर बार इसमें से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो जब आरएस जैसे प्रतिष्ठित एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो अदर एग्जाम्स में भी इसकी इंपॉर्टेंस कम नहीं मान सकते अपन। अगला अपना टॉपिक रहेगा जो अपन पढ़ेंगे वो है 1857 की क्रांति में राजस्थान का योगदान। इसकी एक क्लास मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दी है। अभी इसके 2 पार्ट और आएंगे, ताकि इस टॉपिक को अच्छे तरीके से तैयार किया जा सके। क्योंकि मैं चाह रहा हूँ भले एक टॉपिक की क्लासें 4 या 5 हो जाए, लेकिन बच्चे के दिमाग में 0.001% भी कन्फ्यूज़न नहीं रहना चाहिए, ताकि वो एग्ज़ाम में हर तरीके के सवाल का जवाब दे सके। इतना क्लियर और क्रिस्टल उसका माइंड होना चाहिए। इस तरीके का प्रयास मैं कर रहा हूँ इसके लिए।
अगला टॉपिक अपन जो पढ़ेंगे वो है 6 नंबर का टॉपिक, राजस्थान में किसान आंदोलन। तो किसान आंदोलन को भी अपन काफ़ी गहराई में पढ़ेंगे, क्योंकि किसान आंदोलन से भी क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, छोटे से छोटे एग्जाम से लेकर बड़े से बड़े एग्जाम में। उसके बाद अगला अपना टॉपिक रहेगा राजस्थान में जनजातीय आंदोलन। ये किसान आंदोलन से इंटरकनेक्टेड है, तो इन दोनों को काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ना है। फिर ये प्रजामंडल आंदोलन, राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन। तो ये तीनों एक दूसरे से जो मतलब आंदोलन है ना, इन चीज़ों को तो अपन को गहराई से ही पढ़ना है, ताकि किसी भी प्रकार का क्वेश्चन अपन से पूछे एग्जाम में उसका अपन उसको जवाब दे सकें। एग्जामिनर की जो दृष्टि है, भले वो रिटर्न एग्जाम हो या फिर ऑब्जेक्टिव एग्जाम हो, अपन हर तरीके के सवाल का जवाब दे सकें। ऐसा प्रयास अपन इस सीरीज के अंदर करने जा रहे हैं। अब अपना अगला जो है टॉपिक्स वो रहेंगे राजस्थान का एकीकरण। इसमें अपन को एकीकरण को पूरा अच्छे तरीके से पढ़ना है। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक रहेगा अपना राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी। स्वतंत्रता सेनानियों में जिन्होंने भी राजस्थान की स्वतंत्रता में योगदान दिया, उन सभी महापुरुषों के बारे में अपन इसमें पढ़ेंगे, महिला पुरुषों के बारे में, दोनों के बारे में। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक रहेगा राजस्थान के सामाजिक एवं राजनीतिक संगठन, जो राजस्थान की एक तरीके से एकीकरण में और सभी प्रकार के आंदोलनों में जिन्होंने सक्रियता भागीदारी निभाई, उन सभी संगठनों के बारे में, राजनीतिक और सामाजिक संगठनों के बारे में अपन इसमें पढ़ेंगे। और लास्ट अपना टॉपिक रहेगा राजस्थान के समाचार पत्र एवं पत्रिकाएँ। तो इन समाचार पत्र पत्रिकाओं के बारे में अपन पढ़ेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से ही अपना हिस्ट्री का सिलेबस रहेगा राजस्थानी का, जिसको अपन अपनी क्लासों के माध्यम से कवर करेंगे। अब इन सभी 12 टॉपिक्स को यूँ मान के चलें तो मैं मान के ये देखता हूँ कि लगभग 50 से 60 क्लासों में ये हिस्ट्री कंप्लीट होगी। अभी तक मैंने सिर्फ एक क्लास डाली है, लगभग 96-97% क्लासेस बाकी है। तो मैं प्रयास कर रहा हूँ कि एक बार अपन अच्छे तरीके से इन चीज़ों को समझ लें, ताकि हिस्ट्री में अपन को इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं पड़े। और अब अपन अपनी क्लास को शुरू करेंगे। अगली क्लास अपनी जो रहेगी वो पहली क्लास रहेगी। अब उसकी शुरुआत करेंगे अपन। चलो शुरू करेंगे।